पहला सवाल देखो, a इक्वल टू 2 इंटू 3 है। a इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है। b इक्वल टू 2 इंटू 3 है। एंड c इक्वल टू 2 इंटू 3 है। और गिवन है एलसीएम ऑफ ए बी सी इक्वल टू 3780। तो हमें x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू है वो निकालना है। ओके, तो एलसीएम ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा, मतलब इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो इन सब में देखो 2 सब में है ना, यानी 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। ओके, तो 2 एलसीएम में आएगा। ओके, फिर देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे 3x है, तो 3x जो है वो आ जाएगा एलसीएम में। कि जो बड़ा होता है या जो अननोन है, क्योंकि बेस सबके सेम है 3 और इसमें पावर है, इन सब में पावर नहीं है, तो ये आ जाएगा। फिर आ जाओ 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो एक ही है तो वो भी आ जाएगा। 7 भी एक ही है तो वो भी आ जाएगा। इक्वल टू कितनी दी हुई है, 3780। अब ध्यान देने वाली बात है, 5 7 जा होता है 35 और 35 इंटू 4, यहाँ 3x हो गया ये वाला, और 5 इंटू 4 20, 27 जा 140 इक्वल टू 3780। सो 3x इक्वल टू हो गई 3780 अपॉन 140। यहाँ से 0, यहाँ से 0 कैंसिल, तो बचा क्या, बचा 378 अपॉन 14। अब देखो 14 से ये कितनी टाइम्स में जाएगा वो इम्पोर्टेंट है। सो इसको मैं फिर से क्लियरिफाई करके लिख दूँ, तो यहाँ हो गई 3x इक्वल टू 378 अपॉन 14। तो ये हो जाएगा 14 2 जा 28 और 28 9 होगा और 14 7 जा, सो 3x इक्वल टू 27 है। इसका मतलब हो गया 3x इक्वल टू 3। अब बेस सेम है इसलिए पावर भी सेम होंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 3। सो आंसर इसकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, फर्स्ट वाले की आंसर। अगला सवाल कह रहा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम y एक्सिस। तो देखो ये हो गई x एक्सिस, x प्राइम, y प्राइम। तो हमें पॉइंट देखना है कितनी है, 2 3। तो 2 3 कहाँ आ जाएगी, x में 2 है तो यहाँ हो गई x की 2 और y में 3 है तो यहाँ हो गई, तो ये पॉइंट हो गई ये। तो कह रहा है ये जो पॉइंट है यानी 2 3 जो पॉइंट है वो y एक्सिस से कितनी दूर है, मतलब कम से कम कितनी दूर है। तो y एक्सिस से और इसके ऊपर ये जो डिस्टेंस है ये निकालना है, ठीक है, बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर। क्लियर, अगर x एक्सिस से पूछता तो x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे डाल देते, ओके, लेकिन पूछा क्या है, y एक्सिस पे। तो कितनी दूर है ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, 1 और 2, तो आंसर क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, तो और दूसरा तरीका ये है, y एक्सिस बोल दिया, ठीक है, तो y एक्सिस में ये जो कोऑर्डिनेट है, ये वाली कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट कितनी दी हुई है जिनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, ये है 0 और
3। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गई 4 और ये हो गई 0, तो 4 यानी 2, अभी भी कितनी आ रही है 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 2। अब देखो थर्ड सवाल कह रहा है, इफ़ द लाइन्स गिवन बाय 3x प्लस 2 के y इक्वल टू 2। एक लाइन है, ओके, इस लाइन की इक्वेशन जो है वो है 3x प्लस 2 के y इक्वल टू 2, है ना। इस लाइन का नाम L1 है। एक दूसरी लाइन है जिसकी इक्वेशंस गिवन है 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पे कह रहा ये दोनों पैरेलल नहीं हैं। जब पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है, तो k क्या होगा, k की वैल्यू क्या होगी, ओके। तो पैरेलल होने के लिए क्या शर्त है, पैरेलल होने के लिए शर्त है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो हमें a1 a2 से मतलब है, b1 b2 से मतलब है। अगर ये दोनों होगा, पहले चेक करेंगे, फिर ये चेक करना पड़ेगा, ओके, पैरेलल होने के लिए। तो ये पैरेलल ना हो, इसके लिए अगर ये दोनों इक्वल ना हो, यानी a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो नॉट पैरेलल के लिए a1 बाई a2 नहीं होनी चाहिए इक्वल b1 बाई b2 के, ओके। तो अभी देखो क्या होगा। तो a1 कितनी है 3, a2 कितनी है 2, तो ये हो गई 3 बाई 2 इज नॉट इक्वल टू b1 कितनी है 2k और b2 कितनी है 5, सो 2k बाई 5। सो 5 इंटू 3 15 और 2 यहाँ आ जाएगा, 15 बाई 4 इज नॉट इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 15 बाई 4 नहीं होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 15 बाई 4। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाता, अगर ऐसा हो जाता तो लाइनें क्या होती, कोलीनियर होती, है ना। अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तो क्या होती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करती, इंटरसेक्ट करती। अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है तो दोनों लाइनें क्या होती, पैरेलल होती। तो दोनों लाइनें पैरेलल होती यहाँ पे इस केस में, इस केस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, और इस केस में एक के ऊपर दूसरी होती, इस तरह से, ठीक है। ये L1 L2 L1 L2। तो सारे कंडीशन रिवाइज हो गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब 4 देखो, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, यहाँ A हो गई, यहाँ B हो गई, C हो गई, D हो गई, ठीक है, जिसमें BC दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो ये जो BC है ये यानी स्मॉल b इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। CD जो दी हुई है वो दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और AD जो दी हुई है वो दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है AB, यानी ये साइड निकालना है। याद रखना, जब भी सर्कल के ऊपर कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगी, यानी सर्कल इंस्क्राइब्ड होगी, सर्कल इंस्क्राइब्ड है और क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब है। ध्यान देना कैसे वर्ड को यूज कर रहे हैं। ये कैसा है, सर्कल इंस्क्राइब्ड है।
INS, और क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्ड है, दोनों ही वर्ड चलते हैं। तो उस केस में ऑपोजिट साइड को ऐड करो, यानी इस 4 को इसके साथ ऐड करेंगे प्लस AB, और इसके ऑपोजिट साइड को ऐड करो, यानी 3 + 7 बराबर होते हैं। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 - 4 6 है ऑप्शंस में, तो ये हो जाएगी। अब इस सवाल में देखो sec थीटा + tan थीटा = x दिया हुआ है, हमें निकालना है sec थीटा - tan थीटा की वैल्यू। ओके, तो काफ़ी ही आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। तो sec थीटा + tan थीटा का जो होल स्क्वायर होगा वो बराबर होगा sec थीटा - tan थीटा का होल स्क्वायर और -sec थीटा × tan थीटा। ओके, -4 sec थीटा × tan थीटा, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर बेस्ट है आप आइडेंटिटी का यूज कर लो। आइडेंटिटी क्या कहता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1 होगा, ये आइडेंटिटी कहता है फॉर्मूला। तो a² - b² क्या होता है, a + b sec थीटा × tan थीटा, sec थीटा + tan थीटा, और sec थीटा - tan थीटा = 1 होगी। तो sec थीटा + tan थीटा की वैल्यू x दी हुई है, तो यहाँ पे x हो जाएगी, और ये हो जाएगी sec थीटा - tan थीटा = 1। सो sec थीटा - tan थीटा = 1/x हो जाएगी, आंसर D। मैं रब कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है इम्पोर्टेंट है। तो देखो, आप सबको बारी बारी से सॉल्व करोगे और देखोगे क्या होगा। अगर आप इसको देखोगे, एक्सपैंड करो, ये हो जाएगी x² + 2x + 4। इसको एक्सपैंड करने के बाद इसको एक्सपैंड करेंगे तो 2x + 6, तो यहाँ x² 2x इधर भी है और इधर भी है, तो कैंसिल हो गई। तो यहाँ हो गई x² - 2 = 0। तो यहाँ x के ऊपर पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, इसको चेक करेंगे। तो ये हो जाएगी, लेफ्ट साइड ऑलरेडी ओपन है, राइट साइड को चेक करेंगे। तो x³ लेफ्ट साइड है, -x² + 2x + 1, राइट साइड को ओपन कर दो, ब्रैकेट खोल दो। तो ये a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ यानी 1 का क्यूब, प्लस 3a² b यानी 3x² × 1 प्लस 3ab² 3x × 1 का स्क्वायर। तो x³ और x³ क्या हो गया, कैंसल। तो यहाँ -x² है और यहाँ 3x² है, तो 3x² को इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा -4x², ये और ये मिलके। फिर हमें यहाँ 2x मिल रहा है और यहाँ पे हमें 3x मिल रहा है, तो 3x को इधर लेके आओगे तो यहाँ -x मिलेगा। तो ये भी फिनिश हो गया और ये भी फिनिश हो गया। यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो 0 हो जाएगी। ओके, = 0। तो हमारा क्या बना, -4x² -4x = 0। अगेन यहाँ x² है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्लियर, तो ये दोनों आंसर हमारे नहीं है। हमें पूछ रहा कौन सा नहीं है। ऑल सेट। अब हम चलेंगे डी के ऊपर।
डी वाला चेक करेंगे तो यहाँ इन दोनों को एक साथ मर्ज करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वन प्लस एक्स, टू इंटू एक्स, टू एक्स, टू इंटू वन प्लस टू इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गई, यहाँ थ्री एक्स है, यहाँ टू एक्स है, तो क्या बच जाएगा, एक्स इक्वल टू वन। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के टर्म इसमें नहीं आए हैं। तो इससे पता लग गया कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन पता नहीं ऑब्जेक्टिव में क्यों दिया है। इसको मैग्नीफाई करूँगा तो समझ में आएगा। तो देखो ये 5 सर्कल हैं, ओके। हमें एरिया निकालनी है इन सारे पार्ट्स की, ऐसे ऐसे जो यहाँ पे बने हैं 1 2 3 4। तो कैसे एरिया निकालेंगे, ये सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो मान लो सब की, तो मैं एक को टैकल कर रहा हूँ, तो इसको इससे कनेक्ट कर दो, इसको इससे कनेक्ट कर दो, ये भी 1 सेंटीमीटर वन, और ये भी दिया हुआ लाइन 1 सेंटीमीटर है, ओके। तो इस सर्कल का मैग्नीफाइड रूप यानी बड़ा रूप मैं यहाँ बना रहा हूँ ताकि आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। ये रहा, ये ऐसा है, ये ऐसा है एक सर्कल में, ओके, और ये ऐसा है, और ये कुछ इस तरीके का है, क्लियर हो। तो हम इस सेक्टर का, मैं ग्रीन से सेट कर रहा हूँ, ये जो पूरी सेक्टर है, बड़ी हो गई है थोड़ी सी, एक सेकेंड, छोटा कर दो, हाँ। ये जो पूरी सेक्टर है इसकी एरिया हम निकाल सकते हैं, ओके। तो इस सेक्टर की एरिया क्या हो जाएगी, थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ओके। और फिर हम क्या कर सकते हैं, ठीक, इसकी है ना, इसकी एरिया निकाल सकते हैं सेगमेंट की, करेक्ट। यानी ये जो सेगमेंट बची हुई है इसकी एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्राइंगल की एरिया, ये ट्राइंगल कैसी है, ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि ये और ये बराबर है। तो इस पूरे सेक्टर में से ये ट्राइंगल अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो सेगमेंट, जिसको मैंने मान लो दूसरे कलर से सेट कर देता हूँ, ब्लू से, तो ये जो सेगमेंट है इसकी एरिया मिल जाएगी। तो ये कितनी है, -√3/4 इंटू, अब ये आर है, ये आर है, तो ये भी आर ही है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। साइड स्क्वायर होता है लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, क्योंकि आर और साइड बराबर है। क्लियर हो गया। तो इससे हमें इसकी एरिया मिल गई, है ना। अब ये और ये बराबर हैं, तो इस पूरे की एरिया निकालने के लिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, ठीक है। अब ऐसे जो लूप हैं वो कितने हैं इस फिगर में, 1 2 3 और 4, इसीलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगी, 8, ठीक है। और थीटा कितनी है, थीटा देखो, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये कितनी बनेगी, 60 डिग्री। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी डालेंगे, 60/360 क्या हो जाएगी, 1/6। तो ये हो जाएगी πr²/6 -3/4 r²। r² ले लोगे कॉमन, और या उसकी वैल्यू डाल दो, 1 है तो 1 डाल दो, तो क्या हो जाएगी, 8 π/6 -3/4। तो 8 इंटू π/6 -√3/4 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी।
तो वही हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 8 करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जो एक सेकेंड, हाँ, अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड। एक डाइस की पेयर यानी दो लूडो वाले छक्के जो होते हैं उसको फेंकनी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8। ओके, तो प्रोबेबिलिटी संभावना निकालनी है कि दोनों में जो वैल्यू आएंगे उसको ऐड करोगे तो 8 नहीं होने चाहिए। तो देखो 8 होने वाले क्या क्या होंगे। अगर पहली डाइस में 2 आ जाए, दूसरी में 6 आ जाए, या फिर पहली में 6 आ जाए और दूसरी में 2 आ जाए, पहली में 3 आ जाए दूसरी में 5 आ जाए, या पहली में 5 आ जाए दूसरी में 3 आ जाए, या दोनों में 4 4 आ जाए। ओके, तो यही कंडीशन है किसके, आपके 8 आने के। तो टोटल कितने चांसेस हैं, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है 8 आने की। तो 8 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 5/36, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे 36। तो 8 ना आने की क्या हो जाएगी 1 माइनस 5/36, तो ये हो जाएगी 31/36। ऑप्शंस है हाँ बी। क्लियर हुआ। तो टोटल 31 ऐसी संभावनाएं होंगी, टोटल 31 ऐसे कंडीशंस होंगे जिसमें कि ऐड करोगे तो 8 नहीं आएगी। ओके, अगर पूछा होता 8 आने की क्या है तो 5/36। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 में। चलो पहले 10 ही कर लेते हैं, मार्क कर दिया तो कह रहा है कि HCF जो दिया हुआ है वो 81 है। इस सवाल में HCF कितनी दी हुई है 81 दी हुई है, और द सम ऑफ टू नंबर इज दिस। दो नंबर का सम जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 12 1 15। देन पॉसिबल पेयर्स ऑफ सच नंबर। तो उनकी पेयर क्या होगी, कितनी पॉसिबल ऐसी पेयर होंगी उस नंबर की। ओके ठीक है, चलेगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, नंबर को x और y नहीं कंसीडर करेंगे, नंबर को क्या कंसीडर करेंगे, पहला नंबर हो जाएगा 81x कंसीडर करना है फर्स्ट नंबर को, और दूसरे नंबर को अगर हम सेकेंड नंबर को जो कंसीडर करेंगे वो 181y। तो अब इन दोनों में HCF कितनी दिख रही है 81 81 दिख रही है, यानी दोनों नंबर की HCF इतनी है। दूसरा कंडीशन कह रहा है दोनों नंबर का जो सम है वो है 12 15। तो 81 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 15। तो x प्लस वाई इक्वल टू 15, 12 15 को 81 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15। ठीक है, तो x प्लस वाई कितनी मिल जाएगी 15। तो कितने ऐसे पेयर बनेंगे, यानी x और y के नंबर लेना है जिसको ये कंडीशन भी सूट करे। समझ में आ रहा, कितनी ऐसे नंबर लोगे। तो पहला हो सकता है x को 1 लो, y को 14 लो, तो 14 प्लस 1 15 होगा, और यहाँ डालोगे 1 और 14 तो ये वैलिड है। अगर यहाँ पे 2 13 लोगे तो भी वैलिड है, 4 11 लोगे तो भी वैलिड हो जाएगा, 7 8 लोगे तो भी वैलिड हो जाएगा। अगर हम 5 और 10 ले लें तो क्या होगा, देखो 5 और 10 लोगे ये तो वैलिड होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 81 इंटू 5 हो जाएगा 405, और ये हो जाएगा 81 इंटू 10 दिस। ओके ठीक है, तो x की वैल्यू 5 और 10 लोगे तो हो जाएगी पंगा।
क्योंकि फिर इसकी HCF 81 नहीं रहेगी, 81 से ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो वो हो नहीं पाएगी। देखो अगर 5 और 10 लोगे तो HCF कितनी हो जाएगी, 81 इंटू 2 दैट इज़ 162 हो जाएगी, तो वो नहीं होगा, 5 और 10 नहीं हो सकता है। तो हमारे पास यही 4 चॉइस है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। याद रखना बाकी और भी 15 बन सकते हैं, लेकिन उस केस में HCF आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 1 और 14 में क्या है, कोई भी कटेगा पिटेगा नहीं। 2 और 13 में एक दूसरे में कटेंगे पिटेंगे नहीं। 4 और 11 में कटेंगे पिटेंगे नहीं, और 7 और 8 में भी नहीं कटेंगे। लेकिन अगर 5 और 10 लोगे तो एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, इसलिए HCF 81 नहीं होगी। और कुछ दूसरे 10 और 5 भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो 12 और 3 भी नहीं ले सकते, 12 3 लोगे तो भी कट पिट जाएगा। तो यही ऐसे हैं जो नहीं कटेंगे, तो यही 4 ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2 sin 5x इक्वल टू √3। तो देखो 2 sin 5x इक्वल टू √3 है, तो sin 5x इक्वल टू हो गया √3/2। √3/2 कितना होता है, sin 60। तो sin 5x इक्वल टू हो गया है sin 60। इसका मतलब हो गया 5x इक्वल टू 60 है, 5x इक्वल टू 60 है, इसलिए x इक्वल टू 60/5 दैट इज 12। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज दिस। देखो ये राइट सर्कुलर कोन है, कोन का बेस क्या होता है, सर्कल होता है, यानी इसका एरिया दिया हुआ है, सर्कल का एरिया दिया हुआ है इस बेस का 51 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स वॉल्यूम इज 85 सेंटीमीटर। देखो वॉल्यूम की यूनिट क्यूब होती है, तो ये रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पे क्यूब होगा, 85 सेंटीमीटर क्यूब, स्क्वायर नहीं होगा। देन द हाइट ऑफ द कोन, हमें इस कोन की हाइट ये h निकालना है। ओके, तो कोन की वॉल्यूम जो होती है, कोन्स वॉल्यूम वो होती है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया किसका, बेस का। ठीक है, किसका, बेस का, जो दिया हुआ 51। हाइट h ले लो, कोन की वॉल्यूम कितनी दी हुई है, 85। तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 85/51। ठीक है, तो और ये जो एरिया होती है इसकी 3 होती है कोन में, सॉरी एक सेकेंड में फॉर्मूला फिर से लिख दूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। देखो वॉल्यूम जो कोन का होता है वो होता है πr²h/3। तो πr² को अलग कर लो, h को अलग कर लो, 1/3 को अलग कर लो। ठीक है, ये πr² किसकी एरिया है, इस सर्कल की, है ना, सर्कल की एरिया πr² होती है। तो यहाँ 51, h फाइंड आउट करना है, ये हो गई 3, और वॉल्यूम है 85 गिवन, 3 से ये क्या हो जाएगा 17 में। तो 85 इक्वल टू 17h, इसका मतलब क्या हो गया, 17h इक्वल टू 85। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 85/17 दैट इज 5। सो h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी 5। अगर सिलेंडर पूछता तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। सिलेंडर की वॉल्यूम होती है ये सर्कल की वॉल्यूम दैट इज πr² इंटू हाइट h, बस इतना होता है। सॉरी, सर्कल की एरिया, सर्कल की वॉल्यूम नहीं। तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, एरिया ऑफ द सर्कल इंटू हाइट।
अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ़ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर इक्वल देन। तो देखो जीरोज इक्वल कब होंगे, यानी एक क्वाड्रेटिक है इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इसके जो रूट होंगे वो जीरो कब होंगे, रूट जीरो के लिए केस होता है डी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, डैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो होनी चाहिए ज़ीरो के बराबर, डैट मीन्स बी स्क्वायर जो होनी चाहिए वो फोर ए सी के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो ए सी है वो बराबर हो जाएगी बी स्क्वायर बाय फोर के। तो यहाँ पे जो ए सी है बी स्क्वायर क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव है ना। तो ए सी जो होगी मल्टीप्लिकेशंस वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ए सी जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होगी, ठीक है। तो और ए सी ग्रेटर देन जीरो कब होगी, जब ए और सी दोनों की साइन सेम होगी, ए भी पॉजिटिव होगी बी भी पॉजिटिव होगी, या ए भी नेगेटिव होगी और सी भी नेगेटिव होगी, उसी केस में तो सी एंड ए मस्ट हैव सेम साइन, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर इज। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, एरिया ऑफ सेक्टर जो होती है वो हाफ इंटू आर्क लेंथ L इंटू रेडियस होती है। तो हाफ आर्क लेंथ कितनी दी हुई है 22 और रेडियस कितनी दी हुई है 21, तो ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शंस में है। हाँ, तो काफ़ी आसान सवाल था ये, फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ, तो इसका मतलब ए बी और डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल हो सकती है किसके, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल हो सकती है किसके, ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। सो यहाँ तक हमारा था ए सी बाय डी एफ था, और ये इक्वल होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ के, ठीक है। अब मैंने ये तुम्हें थ्योरी दे दी, अब इस पे इस क्वेश्चंस को फिट करना। देखो ए बी दिया हुआ है कितनी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे ए बी की जगह पे 6, और डी ई दिया हुआ है 9, तो डी ई के जगह लिखेंगे 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ना भी लिखो क्योंकि सबकी यूनिट सेम ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया। फिर दिया हुआ ई एफ, तो देखो ई एफ यहाँ पे है, ई एफ दिया हुआ है कितनी 6, और फिर देखो एफ डी दिया हुआ है, तो डी एफ यहाँ पे ये शायद नहीं दिया हुआ है, और एफ डी दी हुई है, कितनी दी हुई है 12, और ऊपर वाला ए सी भी नहीं दिया हुआ, करेक्ट। देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो हमें पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल ए बी सी की। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड आउट करना है, ओके।
तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ निकाल सकते हैं, क्योंकि डी ई एफ की तीनों दी हुई है। ओके, तो 9 + 6 कितनी हो गई 15/12। तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ 6/9 इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, जो कितनी है 9 + 6 15 + 12 27। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो होगी वो हो जाएगी 6 × 27/9। 9 3 जा 3 6 जा 18। तो आंसर क्या हो जाएगा 18 आया। क्योंकि ये दोनों दिया हुआ है नहीं, तो ये हमें स्किप करना पड़ेगा। ओके, और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, और इस ट्राइंगल में तीनों साइड दी हुई है, तो आराम से हम इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चोजन एट रैंडम फ्रॉम लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो हमारे पास जो वर्ड दिया हुआ है वो है मैथमेटिक्स, ठीक है। टू बी वोवेल इज 2/2x + 1। तो वोवेल के लिए, वोवेल क्या होता है AEIOU, तो वोवेल को मार्क करेंगे। ए यहाँ पे वोवेल है, ये ए वोवेल है, ई वोवेल है, आई वोवेल है, ठीक है। तो टोटल 4 वोवेल हैं। ओके, वर्ड्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो वोवेल लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/11। और सवाल में कह रहा है ये जो वोवेल आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 2/2x + 1। तो 4 × 2x 8x हो जाएगा, 4 × 1 4 हो जाएगा, 11 × 2 22 हो जाएगा। तो ये हो गया 8x = 18। सो x = 18/8। 2 से 9, 2 से 4, तो आंसर 9/4 है। ये रहा 16। कह रहा द पॉइंट डिस आर वर्टाइसेस ऑफ। ये जो पॉइंट्स हैं किस चीज़ के वर्टाइसेस हैं। ओके, तो देखो ABCD अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गए और डायगोनल्स इक्वल नहीं हुआ तो उससे साबित होगा ये पैरेललोग्राम है। ओके, तो ऑपोजिट साइड क्या होती है AB और CD, क्लियर हुआ, और BC और AD, इस तरह से हमें लेना है ABCD, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस निकालना AB का। AB का डिस्टेंस आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज करो तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 ही हो जाएगा। तो AB का हो जाएगा 6। CD कितना होगा, ये 0 6 ही है, तो ये दोनों बराबर हैं। डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। फिर आपको निकालना AD निकालोगे तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर BC निकालोगे तो 6 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर, ये दोनों भी बराबर हैं। अब निकालो AC की वैल्यू निकालेंगे 0 और 18 आएगा। और BD की वैल्यू निकालेंगे तो ये 18 और ये इक्वल नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए स्क्वायर रेक्टेंगल होने के चांस नहीं है। रेक्टेंगल दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है, तो रेक्टेंगल गया, स्क्वायर गया, तो बचा क्या पैरेललोग्राम, तो वही होगा।
ओके 17. The median of a set of 9 distinct observation is 20.5. If each of the observations of a set is increased by 2, then the median of new set. तो मीडियन भी इंक्रीज होगा 2 से, क्योंकि सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को हमने 2 इंक्रीज किया, ठीक है। तो मीडियन कितना इंक्रीज हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 18. The length of a tangent drawn to a circle of radius 9 cm from a point at a distance of 41 cm from the center of the circle is. ओके तो कह रहा है कि एक हमें सर्कल है, ये इसकी सेंटर है, और एक टेंजेंट इस तरह से पास हुई, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मान लो इसको के। ओके तो ये यहाँ इसकी रेडियस हो गई, और रेडियस दी हुई है कितनी, 9 सेंटीमीटर। ओके और एक पॉइंट लेना है इस टेंजेंट के ऊपर, लेट से यहाँ ले लिया P, और इस सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस दी हुई है वो है 41 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो हमें क्या ढूंढना है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट। ओके यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक की लेंथ ढूंढनी है, ओके इसकी लेंथ ढूंढनी है, करेक्ट। तो ये कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, ये 90 डिग्री होगी, तो √41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1681, ये हो जाएगा 81 √1600 दैट इज़ 40। तो आंसर हो जाएगी इसकी 40। तो क्या हो जाएगी 40। फिर असर्शन रीजन्स करनी है, क्या कह रहा है, सवाल किधर है, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 कह रहा है द नंबर 5 raised to n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0, बिल्कुल सही है, ओके। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, क्लियर है। तो n के ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर डालो, 1 2 3 4 5, तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा यानी एंड वाला नंबर होगा वो 5 ही होगा, क्योंकि 5 इंटू 1 करोगे 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा तो भी 5 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा तो भी 5 होगा। तो असर्शन तो सही है। अ नंबर एंड्स विथ 0 इफ़ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेंस 2 and 5, ये भी बात सही है। असर्शन और रीजन्स दोनों ही सही है, तो ऑप्शन इसकी ए हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, कॉस प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन रेज टू 4 इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, ये बात तो सही है, रीजन तो सही है क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है। अब इसको प्रूफ करना पड़ेगा, कैसे करेंगे वो देखो। कह रहा है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, है ना। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, दैट इज कॉस ए जो हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस ए को क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर ए। अब हमारे को ये कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो कॉस ए की जगह क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन रेज टू 4a इक्वल टू 1। तो दोनों ही बातें सही हैं, तो इसके भी क्या हो जाएंगे, ए ही हो जाएंगे, ओके। सो दैट्स इट।